बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। पता नहीं सिचुएशन शायद वीकेंड्स को भी नहीं देखती, उन्होंने अकर होना ही होना है। और जो तीन खबरें अहम तरीन हैं जो रात गए हुई हैं, सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जी हाँ, उनका जो इख्तलाफी नोट वेबसाइट पर चढ़ा और फिर चढ़ने के बाद उतार लिया गया, बहुत सख्त जुबान, बहुत जिस तरीके से, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि उसको वेबसाइट से उतारना नहीं चाहिए था। उसके 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं और आपको हैरानगी होगी वो पॉइंट्स जानकर कि जस्टिस काजी फायज ईसा के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। वो दरअसल चीफ जस्टिस को समझते क्या है, वो दरअसल इस 7 रुकनी बेंच को, 3 रुकनी बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं अपने सामने, उनकी अकल और शऊर को क्या हैसियत उनके नज़र में रखी जाती है, उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एवन फील्ड डेफिनेटली रात को मुलाकात हो गई जी भाई की भाई से, वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं लंदन में, उसकी कुछ चीज़ें। और ये मामला जो है ना फौजी अदालतों के का जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, ये बहुत सीरियस नौयत का, जो हुकूमती टीम के मुतालिक मैंने बताया है, जिन्होंने वज़ीर आज़म ने किसको रिप्रेजेंट करना है, वज़ीर आज़म को कौन रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। जब मैं उस वकील का नाम बताऊँगा आप हैरान रह जाएंगे। ख्वाजा आसिफ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तफसीलात है। और बिलाल साहब ने कल बड़ी बात कर दी कि पैगाम भेजे बार बार, वो पैगाम कहाँ से आ रहे थे, वो किसके ज़रिए बार बार इमरान खान को पैगाम भेज रहे थे, उसकी कुछ चीज़ें हैं। और फिर जरदारी साहब ने आके बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दी हैं, सीधा दुबई से लाहौर पहुँचे हैं, एप्टमा का इजलास कर दिया। मज़ेदार चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो एक के बाद एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर पूरी वीडियो देखें, लगे अथेंटिक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में भी, हाँ ये मैं आपको दूँ, अफाद राजी, हिजानियत, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास है, ठीक है। मैं चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ ही आपके साथ लेकर चल रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन एक्यूरेट मैं आपको बताऊंगा, कोई इख्तरा नहीं बरतनी। तो सबसे पहले जी मैं उस तनाज़े की तरफ करूँ जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और फौजी अदालतों का सिर्फ बहाना है। और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दिन ब दिन ना सुप्रीम कोर्ट क्राइसिस के अंदर जा रही है और घिरती हुई मालूम हो रही है। और यकीनन चीफ जस्टिस साहब ही हैं उमर अता बंदियाल साहब, जो इन क्राइसिस में भी खड़े हुए हैं और स्टैंड ले रहे हैं, और इसी बिना पर ये क्राइसिस नज़र आ रहे हैं। नहीं तो कब का कोई आम बंदा होता ना, जिस तरह से हुकूमत दोगली काम कर रही है, असम्बली में कुछ और बोलती है, हाथा अदालत के अंदर कुछ और बोलती है, रात को प्राइम टाइम में कुछ और बोलती है, अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल कुछ और बोल रहा होता है, नहीं तो कब का हो जाता है। लेकिन बहरहाल काजी फायज ईसा साहब ने जाहिर बात है 9 रुकनी बेंच पे जब परसों उनको किया तो उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया कि मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बना दिया। तो उन्होंने 20 मिनट का एक खिताब किया था सुप्रीम कोर्ट में, मगर जाहिर बात है इख्तलाफात किया था, तो इख्तलाफ का एक नोट भी था उस सिचुएशन। 9 रुकनी बेंच तो बन चुका था ना, तो उसका एक इख्तलाफ था, वो इख्तलाफ करके बाहर भी आ गए थे, तो अब तहरीरी मौक़िफ़ तो उन्होंने देना ही देना था। तो बाकायदा इख्तलाफी नोट जारी करना बहुत ज़रूरी था, और कल रात को वो नोट जारी हुआ, और जैसे ही जारी हुआ वेबसाइट पर, उसके थोड़ी देर बाद ही वो नोट उतार लिया गया। और इनफैक्ट बहुत सख्त नोट था, जैसा वो हमेशा लिखते हैं, और उनकी काट भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। अगर इख्तलाफ कर ही रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ ये है नामज़द चीफ जस्टिस साहब, तो मैं नहीं समझता कि उनके वेबसाइट से उतारना चाहिए था उनके उस इख्तलाफी नोट को। इससे उनको ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली उतारने से, उनका मौक़िफ़ ज़्यादा तरीके से दुनिया में फैल गया है। अगर रखा रह रहे थे तो बस ठीक था, वो जो कह रहे थे बुलेटिन्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर, कोई एक बार कोई बात कर लेता तो कर लेता। लेकिन ये फिर कहता हूँ, चीज़ों को रोक के, यही मैं इमरान खान साहब से भी मुतालिक कहता हूँ, ये स्प्रिंग की तरह बाहर चीज़ें जाती है। लेकिन बहरहाल जो जिनको जैसा लगा उन्होंने वो किया, तो उनको, मुझे नहीं लगता कि वेबसाइट से उतारना चाहिए था। मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा सख्त था, तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उधर आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि उनका इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन उतरना नहीं चाहिए था वेबसाइट से। तो उनके वो पॉइंट्स ज़रा सुन लें जी। उन्होंने कहा जब से मेरी तैनाती, एक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं, जो रिमूव कर दिया गया वेबसाइट से उनका मौक़िफ़, मैं वो बता रहा हूँ, इख्तलाफी नोट जो है। उन्होंने कहा जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई है, तब से लेके आज तक किसी मुकदमे की समाअत से मैंने गुरेज नहीं किया, और ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किसी भी मुकदमे के फरीकैन को एक नज़र से देखूं, फैसला आइन और कानून के पैमाने पर करूं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा जी, हर जज का ये काम होना चाहिए, ठीक है जी। पूरी सराहत के साथ कहता हूं, यहां से सुने जी, 3-4 पॉइंट्स मैंने, है बहुत बड़ा 30 सफ़ा होगा, तो मैं चंद पॉइंट्स बता दूंगा। पूरी सराहत के साथ कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। मैं 9 रुकनी बेंच से, इस केस से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहा। 9 रुकनी बेंच गैर कानूनी है, उनके कहने का मतलब है। मैं इस केस से नहीं कर रहा, दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल, वो प्रोसीजरल जो बिल है, उसकी मअतली के बाद से मैं अदालत में बैठा ही नहीं हूँ। यानी जब से वो बिल मअतल हुआ, उस पर
हुक्म इम्तनाई दिया हुआ ना, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं हुकूमत ने कहा है हमें थोड़ा टाइम दे दे, हुकूमत के कहने पर इस केस का फैसला हम नहीं दे रहे, हुकूमत ने वक्त मांगा। मगर मेरे जो दोस्त हैं, जजेस हैं, उनको शायद इस बात का नहीं पता। उन्होंने काजी फाजिल साहब से मुतालिक कल ही बता दिया था कि उनको इस बात का नहीं पता, मेरे फाजिल दोस्त को, लेकिन मुझे हुकूमत नहीं कहा हुआ थोड़ा वेट कर ले, हम इस बिल पे थोड़ा और काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस्लाती बिल की मौतली के बाद से अदालत नहीं बैठा। अब अगर मैं मुकदमा सुनूं, गौर से सुनिएगा, अब अगर मैं मुकदमा सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। अगर मैं मुकदमा सुनूं उस बिल के मुअत्तल होने के बाद तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। मतलब बिल जो बना है ना, तो जितने भी मुकदमात आ रहे हैं और कानून की खिलाफ वर्जी होगी अगर मैंने उनमें बैठा, चलो ओके। मतलब जो इस वक्त मुकदमात सुन रहे हैं, जो ये 9 रुकनी बेंच है, जो 7 रुकनी बेंच है, जो 3 रुकनी बेंच है, या जो भी तश्कील हो रही है, क्या तमाम के तमाम को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब कह रहे हैं? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं आईनी और कानून के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये जो 7 रुकनी बेंच है, जस्टिस आयशा हो गई, जस्टिस मुनीब हो गए, जस्टिस अफरीदी हो गए, ये तमाम के तमाम, क्या ये अफराद, उमर अता बंदयाल साहब भी, क्या ये तमाम अफराद मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हैं अकॉर्डिंग टू काजी फायज ईसा साहब की लॉ की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? वो सीधा सीधा यही तो कह रहे हैं। और यही वो जुमले हैं जिसकी बिना पर इसको वेबसाइट से उतारा गया है कि एक नामजद चीफ जस्टिस अपने बाकी को दोस्तों को इस नज़र से देखता है, उनके फैसलों को, उनकी समात को इस तरीके से देखता है, और सबसे पहले वो चीफ जस्टिस को ही मुर्तकिब करार दे रहे हैं ना। अच्छा जी, और फिर कहते हैं वो कि आज के दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना ही गवारा नहीं किया। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे चीफ जस्टिस मुँह ही नहीं लगा रहे। ओके, मुझे इदराक है, ये जुमला और गौर से सुना, उन्होंने कहा मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। यानी उमर अता बंदयाल अपने साथियों को, यानी 7 रुकनी बेंच को, बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। यानी मतलब वो कहना बता रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों का जो केस है ना, वो गैर ज़रूरी है, बड़ी बात है, वो ये कह रहे हैं, इसी कश्मकश में उलझाया हुआ है ना। हाँ जी, उन्हें कहा उलझा दिया हुआ है। सीनियर तरीन जज की हैसियत से सिम को दुरुस्त रखना मेरा फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस ने मुझे मखमसे में डाल दिया है, यानी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजह से। मतलब वो कह रहे हैं कि हुक्म इम्तनाई पर पहले फैसला करें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल के ऊपर, फिर बात होगी। और वो साथ साथ सीधा कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ही मिसकंडक्ट के मुर्तकिब है। ठीक है जी, मैंने कहा मैं आपको ज़रा कोट अनकोट इस हवाले से कर दूँ। उधर हुकूमत ने ना एक और फैसला किया, और है जारी बात है फ़ौजी अदालतों का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके हवाले से, और पता चल रहा है कि उस पर करना क्या है इन्होंने। तो जिस तरीके से सीनियरिटी को रखा गया ना वकला की टीम की तरफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी बताऊँ कौन करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे? बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब करने जा रहे हैं। नाम तो सुना होगा, ये वही बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब है जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार किया था, उसके मास्टरमाइंड थे। इमरान खान साहब खुद बाहर कह चुके हैं कि मुझे नहीं मालूम, फ़रोग जो है नसीम वो किसी से हिदायत लेने के बाद काम कर रहे थे। ये इमरान खान ने जब माजरत की थी तो उस वक्त ये बताया भी था कि इसके मास्टरमाइंड जो काजी फायज है वो किसी से हिदायत ले रहे थे। हिदायत आप बेहतर समझते हैं। अच्छा जी, कहने वो ले रहे थे। अच्छा, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ तो जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़े हुए, दूसरी तरफ उनके खिलाफ ही साजिश करने वाला जो बंदा है वो इनका वकील है। मुनाफिकत की इंतहा नहीं है सर, क्या सिर थूके चाटते हैं ये लोग। ये मुझे इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदगी कौन कर रहा है जी? इरफान कादिर साहब कर रहे हैं। मतलब फड्डा डालना, इरफान कादिर साहब का मतलब ही फड्डा डाला। उनकी वकालत का स्टाइल ही यही है, वो तनाज़ा क्रिएट करेंगे, उनका मजाज ही ऐसा है ना, उनका कसूर नहीं है इरफान कादिर साहब का। वो ख्वाजा आसिफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे इस केस में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो वकालत है वो शाह खबर साहब करेंगे। यानी वकील तगड़े हैं और ये मामला सीरियस होने जा रहा है मंडे से सुबह 9 बजे इस केस की समात है। तो याद तो हो गया। बिलावल साहब ने कल असम्बली के फ्लोर पर एक बड़ी ख़ास बात की, मैंने उसका पॉइंट एक निकाला, मैंने कहा मैं आपके सामने डिस्कस कर दूँ। वो कहते हैं 9 मई के बाद बार बार पैगाम भिजवाया इमरान खान साहब को कि ला ताल्लुकी करें 9 मई से और माफ़ी मांगे, मगर उन्होंने बात मेरी नहीं मानी और पार्टी को बंद गली में डाल दी। ये बार बार पैगाम से क्या मुराद है? बिलावल साहब कब से पैगाम देने लगे और किसके थ्रू पैगाम जा रहे थे? इसका मतलब है ये पैगाम भिजवाए जाते थे इमरान खान साहब को कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप सियासत छोड़ दें, आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप
पार्टी की क़यादत शाह महमूद कुरैशी को दे दे। ये सब बिलावल साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं ना कि मैं पैगाम भिजवाता था, बार बार पैगाम भिजवाए मैंने, बिलावल साहब खुद ओन कर रहे हैं। और दूसरा मतलब ये है कि इमरान खान साहब लगता नहीं यकीनन इन तमाम जमातों के सामने डट गए ना 9 मई के बाद, वो झुका नहीं है और बिलावल साहब टेक्निकली उनकी तारीफ़ ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो उधर यहाँ तो ये चीज़ है। उधर आसिफ अली जरदारी साहब भी अचानक दुबई से पहुँच गए लाहौर, और लाहौर पहुँचे तो ताजरों से, आपको पता है आजकल मुलाकात करें, ताजरों से मुलाकात आप क्या समझते हैं जी? रात को उनकी एप्टमा से मुलाकात हुई। इस्टेब्लिशमेंट भी ताजरों के मफादात को देखती है, यह जहन में रखिएगा कि ताजर क्या सोच रहे हैं, ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। तो एप्टमा से मिलें और उनके साथ खड़े हुए जी, और जाहिर बात है उनसे सपोर्ट भी लेनी है। मैंने बोला था कि एस्टेब्लिशमेंट भी कारोबारी लोगों की सपोर्ट रिक्वायर्ड करती है। जुमले 2 ही उन्होंने बोले, उन्होंने कहा मैंने कभी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं नून लीग को धोखा दूंगा, ये बोला उन्होंने कहा तमाम जमातों को मिसाक मईशत की तरफ दावत देता हूँ और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मतलब जरदारी साहब अपना प्लान बता रहे एज आप मुल्क के सरबराह की हैसियत से, मुझे इसके अलावा लगता है। और हाँ, मिसाकी जमुन में इमरान खान साहब भी डेफिनेटली होंगे जब साइन करना होगा, तो उन्होंने कहा मैं तमाम को दावा देता हूँ। गारंटियाँ तगड़ी हैं जी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।